अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर आप तमाम लोगों को खुशामदीद। आज इस हफ्ते का तीसरा वर्किंग डे बरोज़ बुध और डेट आज हो गई है 12 जुलाई। बहुत इंपॉर्टेंट आज डे है और जैसे कि काफ़ी दिनों से ये बात होती चली आ रही है और हर प्लेटफॉर्म पर इस बात का जिक्र खास हो रहा है कि अमेरिका की एक महंगाई की रिपोर्ट, जिसको हम इन्फ्लेशन रिपोर्ट कहते हैं या इफरात ज़र भी उसको कह सकते हैं, हालांकि इफरात ज़र जो है वो डीफ्लेशन के ज़ुमरे में आता है। तो आज इसकी ये रिपोर्ट आनी है कि बहुत दिनों से ये बात हो रही थी कि अमेरिका के इंटरेस्ट रेट के हवाले से ये बड़ी कोर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है और अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जो इफरात ज़र या महंगाई के हवाले से इसको बहुत ज़्यादा गिरदाना जाता है, अगर इसके नंबर्स प्लस में आए यानी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज्यादा आए, महंगाई की शरह में ज्यादा इजाफा दिखाई दिया, चाहे वो मंथली बेसिस पर हो या वो ईयरली बेसिस पे हो, तो ये गुमान हो चला कि जनाब अमेरिका आइंदा भी अपने शरह सूद में इजाफा जारी रखेगा। जैसे कि पिछले दिनों भी हमने ये देखा कि अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन है मिस्टर जेरेमी पावल, उन्होंने भी ये कहा कि जनाब आइंदा भी अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा। अच्छा, अब ये तो बहरहाल उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में बैठे या कहीं सिंपोजियम में अटेंड करते हैं तो वो इस किस्म की जो क्रॉस क्वेश्चनिंग रिपोर्टर्स करते हैं उसमें ये कह देते हैं कि जनाब ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल ग्राउंड्स अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा सकता है। एक एंटिसिपेशन होती है, एक स्पेकुलेशन होती है कि जनाब ये हो सकता है, कुछ इशारे हमें मिल जाते हैं क्योंकि जाहिर है मिस्टर जेरेमी पावल और उनकी गवर्निंग बॉडी के जो मेंबर्स हैं वही इस बात का फैसला करते हैं कि अमेरिका का शरह सूद क्या बढ़ाना चाहिए, पॉज करना चाहिए या घटाना चाहिए। तो मेरे पास जो डिफरेंट एनालिसिस हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उसमें खास तौर पे जो हम अगर एशियन मार्केट की तरफ से इसको स्टार्ट करते हैं कि जनाब सबसे पहले जापान और फिर चाइना की जो नंबर्स हमारे पास रिलीज हो रहे हैं, चाहे वो पीपीआई का हो, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हो या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो, इस हवाले से हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं वो डिक्लाइन की तरफ हैं, यानी जिसको हम कहते हैं इफरात ज़र या डीफ्लेशन। डीफ्लेशन का मतलब ये होता है कि वहां पे चीजें सस्ती हो रही हैं, वहां पे वो माइनस टेरिटरी में जा रहा है। तो आज हमारे पास पिछले दिनों आपको मालूम होगा कि चाइना ने भी इसी तरीके से डीफ्लेशन की रिपोर्ट शाया की थी और डीफ्लेशन की जो रिपोर्ट है वो ये रिफ्लेक्ट करती है कि आइंदा चाहे वो जापान हो या चाइना हो या कोई अदर इकोनॉमी हो, अगर वो डिफ्लेशनरी पीरियड में आ जाता है तो वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ाया नहीं जाता बल्कि घटाया जाता है या अनचेंज किया जाता है। तो आज हम यही देख रहे हैं कि जापान के जो नंबर्स आए हैं जो कि डिफ्लेशनरी इंडिकेशंस दे रहे हैं, साइन शो कर रहे हैं, उसमें -0.2%, -8.7%, -7.6%, यानी हर नंबर के साथ माइनस लिखा हुआ है और इसका मतलब यह कि वहां डिफ्लेशन है, वहां पे महंगाई कम होती चली जा रही है चाइना और जापान में। अच्छा, जब महंगाई कम होती है तो कहीं पे कोई ऐसे असरात मुरत्तब नहीं हो सकते कि हम ये कहें कि चाइना और जापान जो है वो अपनी शरह सूद में इजाफे के ख्वाहां हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब यहां पर ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि आज अमेरिका की जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या जो महंगाई की शरह के हवाले से जो नंबर्स रिलीज होंगे वो क्या फोरकास्ट किए जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से ये बात अर्ज की थी कि इन्फ्लेशन रिपोर्ट हो या डिफ्लेशन की रिपोर्ट हो, उसका सबसे ज्यादा जो मरकजी निगाह होता है वो है क्रूड ऑयल या एनर्जी प्राइसेस के जो नंबर्स हैं उसको हम बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि जब भी हमने ये देखा है कि जब तेल की प्राइसेस, ब्रेंट ऑयल की प्राइसेस, खाम तेल है, क्रूड ऑयल है या हीटिंग ऑयल है, इनकी प्राइसेस में जब एक खातिर ख्वाह इजाफा होता है तो हमेशा ये बात आती है कि जनाब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है। तो आज मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि पिछले अगर आप 2 महीने का ग्राफ और ये जो चार्ट्स उठा के देख लिए तो तेल की प्राइसेस 62, 63, 65 से लेके 74, 75 से आगे नहीं बढ़ रही हैं, यानी 10 और 12 डॉलर के दरमियान जो है मार्केटें स्टक हुई हैं। अच्छा, इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जनाब अमेरिका में जो महंगाई की शरह है वो थोड़ी सी निस्बतन कम हो रही है और जो फोरकास्ट हमारे पास है और जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि अमेरिका की जो मंथली सीपीआई है वो 0.1% था तो वो 0.3% आ रहा है। ये महज 1 पॉइंट है, यानी सीपीआई मंथली बेस पे मार्जिनली 0.2% बढ़कर आ रहा है। अदरवाइज इसको अगर आप ईयरली बेसिस पे देखें तो 4% से ये डिक्लाइन हो रहा है, 3.1% गिर रहा है।
इसी तरीके से कोर सीपीआई को अगर आप देखें मंथली बेसिस पे तो 0.4 से 0.3 हो रहा है, गिर रहा है। इसी तरीके से कोर को हम अगर ईयरली बेसिस पे चेक करते हैं तो वो 5.3 से गिर के 5% की फोरकास्ट हमारे पास आ रही है। तो मुख्तसर पॉइंट ये आपको बताने का है कि ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो रिपोर्ट रिलीज आज होगी वो ओवरऑल 80-90% उसके कम आने के फोरकास्ट हैं। कम आने का मतलब यह है कि अमेरिका आइंदा इंटरेस्ट रेट में इजाफा नहीं करेगा। ये पॉइंट बड़ी गौर से इसको आप समझिए। लेकिन अदर पॉइंट ये है कि अगर टेक्निकली अगर 75 और 76 का जो रेजिस्टेंस लेवल है क्रूड ऑयल का, इस क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर 75 और 76 के बियॉन्ड चली गई, ऊपरी सतहों पर चली गई, और अदरवाइज हमारे पास सीपीआई की रिपोर्ट मनफी लेवल्स में आती हैं, तो तब भी ये इंडिकेशंस हमारे पास आ सकती हैं। सिर्फ हम सीपीआई को नहीं देख रहे, हम क्रूड ऑयल की प्राइसेस को बहुत ज्यादा क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि अगर क्रूड ऑयल ने 75 या 75.50 या 76 का जो क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है इसको अगर ब्रेक कर दिया तो हमारे पास ये इंडिकेशन कंफर्म हो जाएगी कि अमेरिका आइंदा अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा करेगा। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल हैपनिंग्स कि जनाब चाइना और जापान में इंटरेस्ट रेट जो है वो वहां पे डिफ्लेशन हो रहा है, वहां पे सीपीआई जो है वो पीपीआई है वो डिक्लाइन हो रहा है, तो जाहिर है चाइना की अपनी इकोनॉमी है, जापान की अपनी इकोनॉमी है, और अमेरिका एक बड़ी इकोनॉमी 21 ट्रिलियन ऑफ डॉलर की जीडीपी रखने वाला मुल्क है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब तेल की कीमतें जब ऊपरी सतहों पर जाएंगी, अपार्ट फ्रॉम दिस के सीपीआई डाउन आ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की इंडिकेशंस हमारे पास आ जाएंगी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की इंडिकेशंस आती हैं, फॉर इंस्टेंस हम ये कहते हैं कि जनाब जो सीपीआई के नंबर्स हैं जो कि मनफी दर्जात में दिखाए जा रहे हैं वो पॉजिटिव आ जाते हैं, आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन आ जाते हैं, तो ये तो और कंफर्म हो जाएगा कि तेल भी 75-76 पे चल रहा है। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो महंगाई की शरह इसमें भी इजाफा हो रहा है, तो जाहिर है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें हो जाएंगी। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात होगी तो क्या होगा, डॉलर इंडेक्स की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, स्टॉक मार्केट डिक्लाइन हो जाएंगे, करेंसी मार्केट डिक्लाइन हो जाएगी, सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आ जाएगी। तो ये इंडिकेशंस आपके सामने आज 5:30 बजे कंफर्म आएगी कि जनाब होने क्या जा रहा है। तो बहरहाल यही जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये इशारे होते हैं, ये इंडिकेशंस हैं, इसमें हम कंफर्म नहीं कह सकते कि जनाब अमेरिका जो है इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा क्योंकि उसके सीपीआई नंबर कम आ रहे हैं। तो ये तो आने के बाद पता चलेगा, जब चांद नजर आता है तो दुनिया देखती है। तो यही वाली बात है कि 5:30 बजे ये पता चलेगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कि क्या कुछ होने वाला है। बहरहाल मेरी आप तमाम लोगों से ये दरख्वास्त रहती है कि अपने पोर्टफोलियो को बेहतर तौर पर मैनेज करें, बगैर स्टॉप लॉस नुकसान बांधे हुए कोई आइटम ना बाय करें ना सेल करें। ये बड़ी मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है। यहाँ बड़े लोगों ने पैसे जाया कर दिए और सिर्फ इस होप पे कि जनाब मार्केट पलट के वापस आ जाएगी। मुझे बताइए ना कि वो तमाम लोग जिन्होंने शॉर्ट सेल किया था, गोल्ड की कीमतें जब $600 और $700 चलती थी, अभी ये $2000 और $2100 तक ऊपर चली गई, कहां गए वो लोग? क्या वो बैठे हुए होंगे मार्केट में इस उम्मीद पे कि जनाब सोना जो है दोबारा $600 आएगा? नहीं। तो इस वजह से मैं तमाम लोगों से, आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि जब भी आप बाय करें, जब भी आप सेल करें, तो पहले स्टॉप लगाएं, अपने रिस्क को जो है वो कवर करें। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बहरहाल आज शाम 5:30 बजे देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा आज हमारे पास शाम को बैंक ऑफ कनाडा की रिपोर्ट आ रही है। बैंक ऑफ कनाडा के साथ हमारी इंडिकेशन आ जाएगी कि जनाब बैंक ऑफ कनाडा 4.75 से 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहा है। 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीमेंट लग रहा है, 5% हो जाएगा, और अमेरिका का 5.25% है। तो इट मींस कि रेस लगी हुई है अमेरिका और कनाडा में। तो माइट पॉसिबल इसकी इंडिकेशन से, क्योंकि पिछले दिनों में इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ाया, फिनलैंड बढ़ाया, नॉर्वे ने बढ़ाया, यूरोपियन यूनियन ने बढ़ाया, बर्तानिया ने बढ़ाया, सारे इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि आज ये सीपीआई की रिपोर्ट से क्या निकलता है। तो बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और रात को 11 बजे अमेरिका की एक इकोनॉमी रिपोर्ट आती है जिसको हम बेज बुक कहते हैं। इसको भी आप नजर रखें, मलूज़े खातिर रखें, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल हैपनिंग्स कि क्या कुछ हो रहा है, क्रूड ऑयल के हवाले से आज बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है शाम 7:30 बजे। इसके अंदर बताया जा रहा है कि अमेरिका में इन्वेंट्रीज में इजाफा हो रहा है।
अमेरिका में तेल की जो इन्वेंट्रीज हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, तो प्राइसेस नीचे आ सकती हैं। वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि 75 76 के रेजिस्टेंस लेवल को होल्ड करते हुए मार्केट दोबारा डाउन हो जाएगी। तो आज एक्सपेक्टेशन है, हालांकि आज सुबह अर्ली मॉर्निंग, रात को जो हमारे पास 1:30 AM होता है पाकिस्तान में, एपीआई की रिपोर्ट आती है जो कि क्रूड ऑयल कमर्शियल की रिपोर्ट होती है, उसके भी इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। इजाफा 0.2 मिलियन प्लस होना था, जबकि आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन उसकी जो प्लस आए वो 3.026 मिलियन बैरल जो है उसके अंदर इजाफा हो गया है। इट्स अ ह्यूज इंक्रीमेंट। तो उसकी इन्वेंट्रीज में इजाफा हुआ है, शाम में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसकी वजह से तो हम ये कह सकते हैं कि तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। जब तेल की कीमतें नीचे आ जाएगी, सीपीआई डाउन साइड पर आएगा, तो आपका क्या होगा कि तेल की कीमतें जब नीचे आएंगी, सीपीआई नीचे आएगा, तो इसमें ये इंडिकेशन तो हमें फिर ये उल्टा हो जाएगा कि जनाब डॉलर की कीमतें नीचे गिर सकती हैं, फिर करेंसी और सोना चांदी ऊपर जा सकते हैं। तो बहरहाल जैसे मैंने आपसे कहा कि ये मेरी प्रेडिक्शन, मेरा कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होता है। मेरा मुख्तसर आपसे से कहना ये कि मोहतात रहें, एहतियात रखें और 5:30 बजे से पहले कोई अपनी हैवी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर करें तो प्लीज़ स्टॉप लगा के ज़रूर करें। विदाउट स्टॉप जो है बहुत मुश्किल है कि आप कुछ इसमें पैसे कमा सकें, लेकिन ये कि अपने रिस्क और रिवॉर्ड रेशो को कैलकुलेटेड रखें। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास एक रिपोर्ट कल से चल रही है नेटो के हवाले से। 3-4 दिन से पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि नेटो जो है वो बैक ऑफ हो रहा है, बैक आउट हो रहा है। यानी पहले तो नेटो जो है वो यूक्रेन के ऊपर दाना डालता रहा कि आ के जनाब आ जा, मेरी गाड़ी में बैठ जा, और जनाब नेटो जो है वो अब पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह यह है, और इसी नेटो की ही वजह से रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, हजारों लोगों की हलाकत हो गई, लोग मर गए, फाइनेंशियली कोलैप्स कर गए, और अब नेटो जो है वो बैकआउट कर रहा है। और वो ये कहता है कि जनाब इन हालात में कि जब यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई हो और रूस जो है उसके ऊपर अटैक कर रहा है, बमबारी कर रहा है, और उसकी जो न्यूक्लियर तंसीबात हैं उसके ऊपर भी बड़े खतरात लाहक हैं, तो इसके बाद जो है नेटो वालों ने हाथ अपने खींच लिए, हाथ खड़े कर लिए, और ये कहा है कि अभी ये टाइम सुटेबल नहीं है कि हम नेटो की मेंबरशिप यूक्रेन को दे सकें। इस हवाले से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, वो काफ़ी नाराज़गी का और बरहमी का इजहार भी कर रहे हैं कि जनाब ये क्या बात हुई, हम 1.5 साल से जो है वो जंग लड़ रहे हैं कि जनाब हम नेटो में शिरकत करेंगे और नेटो की फोर्स को उसमें इजाफा होगा, और आज जो है अमेरिका या नेटो की जो अलायंस हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी हम यूक्रेन को नेटो में मेंबरशिप नहीं देंगे। तो इट्स अ वेरी अनफेयर एटीट्यूड है नेटो वालों का। हालांकि नेटो को हमने पिछले दिनों देखा था कि फिनलैंड के ऊपर भी यही सिलसिला था, फिनलैंड को नेटो ने मेंबरशिप दे दी, और उसकी वजह यही बताई जा रही है क्योंकि फिनलैंड में जंगी सूरत हाल बर्पा नहीं हुई, रूस ने उसके ऊपर कोई अटैक नहीं किया, सिर्फ उसने थोड़े अरसे के लिए पाइपलाइन और गैस और एलएनजी जो सप्लाई करते हैं वो बंद किया था, वो भी फिर लेटर ऑन बहाल हो गया। लेकिन ये बड़ा अनफेयर हुआ है यूक्रेन के साथ कि पहले कहा कि हम आपको नेटो की मेंबरशिप देंगे, और अब 1.5 साल, 2.25 साल के बाद नेटो ने अपने हाथ खड़े कर लिए कि अभी हम यूक्रेन को मेंबरशिप नहीं देंगे। तो ये बड़ा नेगेटिव है। अच्छा, इससे एक अंदाज़ा ये भी हो सकता है, लगा सकते हैं कि तेल की कीमतें वापस जो है वो सप्लाई जो क्रंच था वो नहीं रहेगा। तो अभी देखें इस नेटो के इस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि तेल की कीमतें वापस भी हो सकती हैं, क्योंकि जाहिर है वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई थी तेल के सप्लाई करंज के हवाले से, वो सप्लाई करंज इसमें रुक भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो इस वजह से तेल की कीमतें दोबारा नीचे आ सकती हैं क्योंकि नेटो ने इनकार कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से सोने की कीमतों में भी हम कमी देख सकते हैं, क्योंकि सोने में जाहिर है जब भी हम जंगी हालात देखते हैं तो सोने की कीमतों में इजाफा हो जाता है, और जब जाहिर है ये जब नेटो ने इनकार किया है तो रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंगी हालात हैं इनमें भी कमी वाकई हो सकती है। बहरहाल ये मेरी एक राय है, एक सोच है, ये गलत भी हो सकती है। तो लेकिन पॉइंट यहाँ पर यही है कि नेटो ने इनकार किया है। अच्छा, अब आखिर में आते हैं हम पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं, और अब ये शादियाने कब तक बरकरार रहते हैं इसको हमें देखना पड़ेगा कि जनाब IMF ने हमें SBA स्टैंड बाय अरेंजमेंट किया $3 बिलियन का, और उस बेसिस पे कि जनाब अगर हमारे दोस्त ममालिक कुछ पैसे हमें देंगे तो हम ये $3 बिलियन जो है वो रिलीज़ कर देंगे, पाकिस्तान स्टेट बैंक को मिल जाएगा।
लेकिन कल बड़ी अच्छी हमारे पास ये एक खबर तो आई कि जनाब सऊदी अरब हमारा बरदरान इस्लामी मुल्क बरदर मुल्क है और उसने हमें $2 बिलियन हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए हैं। पैसे हमारे पास आ गए हैं। ये वो पैसे हैं जो अप्रैल में वादा किया था सऊदी अरब ने, लेकिन वो दे नहीं रहे थे। लेकिन बहरहाल ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन जो डिस्टर्बेंस थी, जो प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से नहीं मिला। लेकिन अब चूंकि IMF की टीम पिछले दिनों आई हुई थी, जो कि हमारे साबिक वजीर आजम से भी जो उन्होंने मुलाकात की और डिफरेंट स्टेक होल्डर से भी मुलाकात की, और आज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डे है IMF के हवाले से। IMF में आज एक वोटिंग डे है। IMF के जो मेंबरान्स हैं, गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं, वो वोट करेंगे कि आया पाकिस्तान को ये $3 बिलियन जो SBA स्टैंड बाय अरेंजमेंट हैं, ये क्या पाकिस्तान को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे। आज लेट नाइट इसका फैसला होना है, तो इस पर भी हम नजरें अपनी जमा के रखेंगे। अदरवाइज आज पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट जो है वो मिक्स हैं और हर दूसरी खबर के साथ एक ही खबर लगी हुई है कि जनाब आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे अमेरिका का CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज होगा, जो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को हिला के रख देगा, जिसमें सोने, चांदी, करेंसी, स्टॉक्स, कॉपर, हर आइटम तेजी और मंदी के शिकार होता है। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि मोहतात अंदाज में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। तो ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई हैं। होपफुली इनसे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा हासिल होता होगा। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें जल्द अज जल्द, क्योंकि ये उर्दू और सहल अंदाज में। थैंक यू। खुदा हाफिज।